हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राह्म चिन्ह की। यानी कि ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, सारे के सारे ब्राह्म चिन्ह, सारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए SSC GD, UPSI या UP SSC, CTET, UP TET, यानी कि देखिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ब्राह्म चिन्ह होते क्या है। देखिए, ब्राह्म का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, यानी कि विश्राम। हम कोई भी जब सेंटेंस बोलते हैं तो उस समय जो हम ब्राह्म देते हैं यानी कि कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर उस केस में कुछ चिन्हों का यूज़ किया जाता है जिसको हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अर्थात वाक्य लिखते समय ब्राह्म को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राह्म चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। यानी कि देखिए, कोई भी जब सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो उसमें कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, जिससे हमें क्या लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक स्पष्ट है और अर्थवान है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्राह्म चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात करें तो ये था हमारा डेफिनेशन कि ब्राह्म चिन्ह होते क्या है। ठीक है, उसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो राम स्कूल जाता है, सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है तो हमने यहाँ पर ब्राह्म चिन्ह का यूज़ कर दिया। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है तो यहाँ भी ब्राह्म सेंटेंस पूरा हो गया, ब्राह्म चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यदि ब्राह्म चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यानी कि देखिए, जो ब्राह्म चिन्ह है अगर उनका हमने सही से यूज़ नहीं किया सेंटेंस के अंदर तो हमारा जो सेंटेंस है ना वो एक तरह से अस्पष्ट अर्थहीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो, इस आप एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, रोको फिर हमने कुछ लगाया है। अब ये ब्राह्म कौन सा है, कैसा है, कोमा, मतलब सारे के सारे ब्राह्म चिन्हों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। रोको, अब कोमा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर ना जाने दो की बात हो रही है, यानी कि हम इस सेंटेंस से हमें लग रहा है कि रोको, रोक लो, मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें क्या लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जाने मत दो, उसको रोक लो। लेकिन वहीं पर हमने कोमा अगर आगे लगा दिया थोड़ा सा, रोको मत, यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया, यानी कि थोड़ा सा हम यहाँ पर ठहराव देंगे सेंटेंस में, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जाने दो, किसी भी व्यक्ति पर्सन को जाने दो, रोको मत जाने दो। तो देखिए, कोमा हमने अलग अलग जगह पर लगाया है और इस कोमा के लगाने से दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जो कोमा है, कोई भी ब्राह्म है, उसको हमें कहाँ पर लगाना है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं तो फिर सेंटेंस का अर्थ उसका अनर्थ बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्राह्म चिन्हों के प्रकार की। तो ब्राह्म चिन्ह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, सारे के सारे ब्राह्म चिन्ह दिए गए यहाँ पर, ये चिन्ह का नाम दे रखा है एक तरफ, और सेकंड तरफ ब्राह्म चिन्ह मतलब चिन्ह का यूज, चिन्ह का सिंबल क्या है। जैसे पूर्ण ब्राह्म, आप जानते होंगे पूर्ण ब्राह्म, फुल स्टॉप डायरेक्ट। ठीक है, ये होता है पूर्ण ब्राह्म। ऐसे ही अल्प ब्राह्म, कोमा लगा दिया थोड़ा सा हमने। ठीक है, उपब्राह्म, ये दो डॉट लगा दिए हैं। ठीक है, अनुपात के। नेक्स्ट हमारा अर्धब्राह्म, अर्धब्राह्म में हमने ये लगा दिया। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है ये इस तरह से लाइन से हो गया है। ठीक है, इन सब का यूज़ कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, आगे सारे के सारे इनके बारे में दिया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट आपका है कोष्टक, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट जो लगाते हैं ना हम कहीं पर सेंटेंस के अंदर, किसी भी शब्द या किसी सेंटेंस को ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह।
नेक्स्ट आपका पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह में डॉट डॉट लगाते हैं 3 बार, ठीक है, 3-4 बार डॉट डॉट हम लगा देते हैं इस तरीके से, ये उसको हम बोलते हैं पदलोप चिन्ह। नेक्स्ट हमारा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन, ये नीचे लगा दिया रेखांकन, ठीक है, इसको हम रेखांकन चिन्ह बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, ये जीरो, ठीक है, जीरो जीरो लगा देते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होता है आगे सारा कुछ दिया गया है। आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह का यूज़ आप देख लीजिए, आदेश चिन्ह इसको ये इस तरह से लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आप देख लीजिए, इसका साइन ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन आपको जानते होंगे इसका। नेक्स्ट आपका है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, देखिए ये इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई लाइन वगैरह हम लिखते हैं तो उसको हम इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते हैं, तो इसका साइन होता है ये, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब देखिए ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इस तरीके से हम साइन लगाते हैं, ठीक है, साइन इसका ये है। नेक्स्ट आपका है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका साइन ये है। नेक्स्ट तुल्यता सूचक चिन्ह, ये इक्वल टू बराबर का साइन। एंड विस्मय चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, उसके लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। और निर्देशक चिन्ह, उसके लिए हम इस टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ हमारे विराम चिन्ह जिसको हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। अब इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग से। देखिए पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। जैसे राम खाना खाता है, कंप्लीट, आपका सेंटेंस पूरा हो गया है, विराम लगा दिया है। मोहन स्कूल जाता है, कंप्लीट है, सेंटेंस पूरा हो गया है, विराम लगा दिया, ठीक है। ये जो साइन लगे हुए हैं सारे, ये विराम चिन्ह, पूर्ण विराम इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्ण विराम। नेक्स्ट राम का दोस्त मोहन है, ठीक है, यहाँ पर ये का है, राम का दोस्त मोहन है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम साइन लास्ट में जो लगाया पूर्ण विराम का यूज़ किया, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वाक्य था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पर भी वाक्य खत्म होगा उस समय हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, कोमा, यानी कि कोमा, ये कोमा का यूज़ हम करते हैं। जैसे जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए एक से अधिक, जैसे हम अगर 4-5 नामों को इकट्ठा एक साथ लें सेंटेंस के अंदर तो हम सभी नाम के आगे एक कोमा लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, राम कोमा सीता कोमा लक्ष्मण, ठीक है, ये लक्ष्मण है तो आप ध्यान रखिए, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर 3-4 जो पर्सन या भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं उनका जो नाम है, वहाँ पर हमने तीनों के नाम, राम सीता और लक्ष्मण, यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कोमा, यानी कि राम, थोड़ा सा ठहराव देंगे, फिर सीता लक्ष्मण। तो यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग भी किया है एक तरीके से और कोमा भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, कोमे का। नेक्स्ट, जैसे मैंने भारत में पहाड़ कोमा झरने नदी खेत इमारत आदि चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों के जब एक साथ हम लिखते हैं सेंटेंस के अंतर्गत तो हम वहाँ पर उसको क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, ठीक है, अल्प विराम, यानी कि थोड़ा सा ठहराव हम देंगे वहाँ पर। चलिए अल्प विराम हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपविराम की, यानी कि कॉलन। कॉलन क्या होते हैं, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह ये वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ये वहाँ होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है। अलग अलग कैसे दर्शाएंगे हम, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कृष्ण के अनेक नाम कौन कौन से, अब हम नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम अलग किसी शब्द को अलग दर्शा रहे हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम में कौन कौन से, मोहन श्याम मुरली कान्हा, तो इन नाम को हमने क्या दर्शाया गया, तो हम
कृष्ण के अनेक नाम, नाम के बाद क्या लगाया हमने, कॉलन का यूज़ किया है, ठीक है, यानी कि उपविराम का यूज़ किया है। जैसे उदाहरण, उदाहरण के बाद हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया है, राम खाना खाता है। या फिर विज्ञान, अब विज्ञान के बाद हमने क्या यूज़ किया है, कॉलन का यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यानी कि वरदान और अभिशाप जो है वो हम विज्ञान के बारे में बात करें कि विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिशाप है, तो हम उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, किसी शब्द को अलग दर्शा रहे हैं, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो बात विज्ञान की ही चल रही है, लेकिन अब हम दर्शाने की विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। आपने साइन आपका पढ़ा ही हो, साइन आपने देखा ही होगा, आप परिचित होंगे साइन से। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, यानी कि खुशी हमें हो रही है, विवाद हो गया है, कुछ दुख हो गया है, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, ये सारे सेंटेंस से हमें लगेगा कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमें इस तरह फील होगा कि हाँ हमें हर्ष हो रहा है, या विवाद, कुछ शोक का माहौल है, कुछ दुख हो गया है, या विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इन सारी चीज़ों का हमें थोड़ा सा सेंटेंस का जो अर्थ है वो उससे हमें प्रतीत होगा। तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण की अगर हम बात करें तो हाय, हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश, तो ये क्या है, यहाँ जो ऐसे शब्द आते हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं। हाय, वह मर गया, अरे वह मर गया, या हाय, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक शौक सा हो रहा, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आहा, कितना सुहावना मौसम है, थोड़ा सा एक आनंदित हो रहे हैं हम, तो इसके लिए भी हम यहाँ बहा, वाह वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। तो ये सारे इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्धविराम की, यानी कि सेमीकोलन। सेमीकोलन की आप देख लें साइन किस तरीके से होता है, तो पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है हमारा, अभी सेंटेंस जारी है, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया है, पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय दिया है। जैसे सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है, यानी कि जो लाल लाल जो सूरज अस्त होता है तो उस समय जो रेड सा कलर होता है उसका स्थान किसने ले लिया, कालिमा, यानी कि काला काला सारा, मतलब रात हो रही है तो अंधेरा आ रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं किसका, अर्धविराम का, ठीक है, सेमीकोलन का। कल रविवार है, सेमीकोलन, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो देखिए यहाँ से भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट यहाँ आके हुआ है, ठीक है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में हम क्या लगा रहे हैं, सेमीकोलन का यूज़ कर रहे हैं। सूर्योदय हो गया, सेमीकोलन लगा दिया हमने। उसके बाद चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए, सेंटेंस पूरा यहाँ पर हुआ, ठीक है। लेकिन इससे पहले सूर्योदय, पहले सूर्योदय हुआ, उसके बाद चिड़िया चहकने लगी, फिर कमल खिल गए। तो ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाई प्रश्न पूछेंगे कि जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द कोई सेंटेंस के अंदर आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे। कहाँ पर, वाक्य के अंत में। जैसे वह क्या खा रहा है, कुछ पूछा किसी ने तो सेंटेंस एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। तो वह क्या खा रहा है, लगा दिया लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पूछ रहा है कुछ ना कुछ, राम बाजार से क्या लेकर आया, क्वेश्चन पूछ रहा है, शब्द भी आया हुआ है तो लगा दिया हमने, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह।
सीता के पिता का क्या नाम है, या शिव कौन थे। तो ये सारे देखिए क्या 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 कौन, तो क्या क्यों कब कैसे सारे के सारे जो शब्द होते हैं सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों के ऐसे वाक्यों के लास्ट में हम प्रश्नवाचक शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है योजक चिन्ह, हाइफन। हाइफन योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द आपके पास होंगे, उन दोनों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, हाइफन जो योजक चिन्ह है उसका यूज़ हम करते हैं। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है। देखिए राम और सीता इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए राम और सीता दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर राम सीता दो शब्द हैं, उनको जोड़ा गया किस चीज़ से, हाइफन के साइन से, यानी कि योजक चिन्ह की सहायता से। नेक्स्ट आपका सुख दुख, देखिए सुख दुख इन दोनों को जोड़ा गया योजक चिन्ह से। रात दिन, ऐसे ही रात दिन। नेक्स्ट हमारा देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा करने के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ पर भी ये तन मन धन ये चिन्ह लगाया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो सारे चिन्हों को आपने यूज़ देखा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। देखिए सेंटेंस के अंदर अगर कोई नया शब्द ऐसा आता है जिसके बारे में आमतौर से सभी लोगों को पता नहीं होता है, तो हम उस शब्द के साथ ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्या लिखते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर कि ये इस शब्द का जो अर्थ है वो ये है। तो वहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अध्यापक आ रहे हैं चिल्लाते हुए, तो चिल्लाते हुए आ रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमने उसको लिख दिया चिल्लाते हुए। तो ये ब्रैकेट का यूज़ जो किया गया है इसको हम बोलते हैं क्या, कोष्टक चिन्ह। निकल जाओ कक्षा से, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा, या धर्मराज, जिसका नाम जैसे धर्मराज है, अब कुछ लोग कहेंगे धर्मराज कौन, तो ब्रैकेट में लिख दिया युधिष्ठिर, ठीक है। या धर्मराज मतलब युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो ये सारे जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कोष्टक चिन्ह। नेक्स्ट हमारा आता है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह क्या होता है, देखिए डॉट डॉट लगा देते हैं हम सेंटेंस का यूज़ कर, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, ठीक है, गाली होगा ये, राम ने मोहन को गाली दी। अब गाली दी, कौन सी गाली दी, अब जो गाली दी थी उसको हमने डॉट डॉट लिख दिया, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, कोई गाली दी होगी। तो यहाँ पर इस जो हमने डॉट डॉट लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, पदलोप चिन्ह। नेक्स्ट, मैं सामान उठा दूंगा, पर मतलब सामान तो उठा देगा लेकिन कुछ कहना चाह रहा है, कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ लेगा या कुछ भी, डॉट डॉट लगा दिया हमने, ठीक है वहाँ पर। तो इससे स्पष्ट है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं किसका, पदलोप चिन्ह का। मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर हमने ये डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि जो हम डॉट डॉट लगाते हैं इसको हम, ये साइन जो है किसका है, पदलोप चिन्ह का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा तो आपने काफ़ी सुना ही होगा, जानते ही होंगे सारे। देखिए सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपेनहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो किसी ने कहा है, अब किसने कहा है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कोमा। किसी ने कुछ जो बात कही उसको उसी तरह से प्रकट हम कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो यही है। जैसे
जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन उन्होंने कही है, उस लाइन को हमने इन्वर्टेड कोमे के अंतर्गत रख दिया है। नेक्स्ट है आपका, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो देखिए ये जो लाइन, जो वाक्य कहा है, उस वाक्य को हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कोमे के अंदर रख दिया है। नेक्स्ट आपका आता है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, जो महत्वपूर्ण शब्द है या पद है या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के अंतर्गत हमें कुछ लग रहा है कि जो शब्द कोई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन का जो चिन्ह है वो लगा देते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। अब यमुना नदी है ना, ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है, तो इसका हमने नीचे क्या लगा दिया गया, अंडरलाइन कर दिया गया इसको। नेक्स्ट आपका है गोदान। गोदान क्या है, उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब गोदान है एक कोई महत्वपूर्ण शब्द है, उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन। तो ये जो साइन हम लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। नेक्स्ट आपका है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या होता है, अब्रेविएशन साइन। देखिए फुल फॉर्म जो हम लिखते हैं फुल फॉर्म में, या फिर कुछ जो अब देखिए किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। शून्य जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी शब्द, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, शॉर्ट कर रहे हैं उसको। जैसे डॉक्टर के लिए क्या लिखते हैं हम, ये डॉक्टर डार बना के ये लगाते हैं जीरो, डॉक्टर। तो ये जीरो जो लगाया हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लाघव चिन्ह का साइन है। ऐसे ही पंडित, पंडित के लिए हम लगाते हैं क्या, ये पंडित, तो ये जो साइन क्या इसका है, लाघव का। ऐसे ही इंजीनियर के लिए ये लगा दिया हमने, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी लगा दिया। तो ये जो जीरो का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। ठीक है। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण। देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं। अब हम विवरण दे रहे हैं, विवरण, जिसकी नाम से स्पष्ट है विवरण। अब हम विवरण किसी भी चीज़ का जब विवरण देंगे, जैसे आम के निम्न फायदे हैं, कौन कौन से फायदे हैं आम के, तो 1 2 3 4 जितने फ़ायदे होंगे हम उसको गिनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, ये जो साइन हमने लगाया गया है इसको हम बोलेंगे क्या, विवरण चिन्ह। ठीक है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हम विवरण कर रहे हैं, उसके बारे में जो हमने क्वेश्चंस में लिया है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। तो हम वहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे विवरण का, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट आपका आता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। इसका साइन होता है ये। ठीक है। त्रुटि पूरक चिन्ह, जैसे त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। अब भाई आप कोई वाक्य लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप लिखते समय आप कुछ भूल गए, तो उस केस में वाक्य के बीच में ही आप इस साइन लगाकर उस साइन के ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। जैसे राम जाएगा, अब हमें याद है राम कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर हमने साइन लगाकर यहाँ पर लिख दिया स्कूल। ठीक है। तो इस तरीके से स्कूल, तो ये साइन लगाकर हमने स्कूल लिखा, यानी कि क्या है, त्रुटिपूरक चिन्ह है ये वाला। ऐसे ही श्याम में रहते हैं, श्याम कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ भी जहाँ भी रहते हो तो वहाँ पर साइन लगाकर हमने और उस शब्द को जो हमें त्रुटि करनी है, त्रुटि को शुद्धिकरण करना है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं जो हमें लिखना होगा शब्द। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर हम अच्छा लिखना भूल गए, तो हम ये साइन लगाकर उस अच्छे को लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर त्रुटि हुई है और यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी रिपीट पॉइंटर सिस्टम, रिपीट पॉइंटर सिंबल। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, आप जब कुछ नाम लिखते हैं या फिर कुछ मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 100 नंबर मेरे किसी मार्क्स में मिले, किसी भी सब्जेक्ट में मिले, अब हिंदी में 100 मिले, ऐसे ही इंग्लिश में मुझे भी 100 मिले, तो 100 को डायरेक्ट
सो ना लिख के हम इस तरह से कॉमा लगा देते हैं, मतलब इस तरीके से क्या लगाते हैं, सिंबल लगा देते हैं। ऐसे ही अब मैथमेटिक्स में मान लीजिए 100 मिले, तो वहाँ पर भी हमने इस तरीके से ये लगा दिया। तो सेम रिपीट जो ऊपर लिखा गया है उसको दोहराने से बचने के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी कि दीर्घ से स्पष्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। उच्चारण मतलब उच्चारण करते हुए, जैसे जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझे? देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें क्या क्या करना है, उच्चारण करना है और समय अधिक लग रहा है। जैसे हम लिखते हैं ओम, ओम जब हम लिखते हैं ओम, तो देखिए यहाँ पर ओम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा इसको हम उच्चारण करते समय थोड़ा टाइम दे रहे हैं, ओम इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो साइन लगाया गया है, ये किसका साइन लगाया गया है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह यानी कि इक्विवेलेंस इंडिकेटर सिंबल। वाक्यों में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए अच्छाई बुराई, तो अच्छाई बुराई में हम तुलना कर सकते हैं, या फिर दोनों बराबरी करने में जो बीच में साइन लगाया गया है इसको हम बोलेंगे क्या है, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ बराबर बा, या आ की तुलना बा से की गई है या दोनों बराबर है, तो यहाँ पर साइन जो हमने लगाया गया है इसको हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहेंगे। 5 और 5 10 होते हैं, या 5 और 5 बराबर 10, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है निर्देशक चिन्ह, डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, विषय, कोई विवाद चल रहा है, कोई संबंधी, प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात। जैसे श्री राम ने कहा, क्या कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लगा दिया, डैश। अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह, इसको हम योजक चिन्ह नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि योजक चिन्ह में क्या होता है, कोई भी जो दो बीच में जो आगे पीछे जो शब्दों का यूज़ होता है उसमें से नाउन या संज्ञा वगैरह होते हैं, ठीक है। संज्ञा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, दो शब्दों के बीच में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं योजक चिन्ह का। जैसे राम और सीता, राम डैश सीता, राम योजक चिन्ह सीता, अच्छा बुरा, भला बुराई, तो इस तरीके से क्या उनके बीच में जो यूज़ हम कर रहे हैं वो होता है योजक चिन्ह। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सिस्टम अलग ही है। श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, उन्होंने कहा था ये, जैसे जैसे के बाद हमने क्या लगा, डैश लगाया, फल सब्जी मसाले इत्यादि, तो ये था हमारा निर्देशक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो चिन्ह थे, जो ब्राह्म चिन्ह थे, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।